रेशम है ना। नमस्कार, मैं हूं नयन और आप देख रहे हैं मोर न्यूज 18। तो आज हम खास हमारे साथ मेहमान हैं और उनका नाम है अनिल कुमार, पोस्ट मास्टर जनरल हैं, बिहार से हैं। और इनसे हम बात करने आए हैं, बजट को समझने आए हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए, हम इसलिए इनसे समझने आए हैं कि एक आप जानते होंगे कि पोस्ट ऑफिस मेरे बहुत काम की चीज़ है। गांव-गांव में पोस्ट ऑफिस है, पोस्टमैन है। और बजट की जहाँ तक बात है तो इसमें क्या होता है कि बैंक भी है पोस्ट ऑफिस में। आपके जो पत्र हैं वो पहुँचते हैं, घर के जो ज़रूरी सामान है वो पहुँचते हैं, कहीं के संदेशे पहुँचते हैं और बहुत सारे बिजनेस से भी ये पोस्ट ऑफिस जुड़ा हुआ। एक समझिए कि बहुत बड़ी सेवा पोस्ट ऑफिस देता है और उसके बिहार प्रमुख हैं और इनको पोस्ट मास्टर जनरल कहा जाता है। अनिल कुमार जी हैं, बहुत सामाजिक आदमी भी हैं और बजट को बहुत आसानी से समझाने में ये बहुत अच्छी जानकारी है इनकी। और हमने सुना भी, इसलिए सोचा कि आपको भी बहुत आसान तरीके से अनिल सर से बजट को समझें, हम और आप। तो नमस्कार सर, आपका मोर न्यूज 18 में काफ़ी स्वागत है। हम आज अपने दर्शकों के लिए बजट को समझने आपके पास आए हैं। थोड़ा मुझे बताएंगे कि क्या महंगा क्या सस्ता। जी नमस्कार। सबसे पहले आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बजट किसी भी देश के आर्थिक विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर होता है। जी जी। और इस साल का जो बजट है जी, वो और भी खास है, क्योंकि जहां अन्य कई बजट कई छोटे छोटे विषयों पर ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, इस बार समृद्धि पर, खुशहाली पर, विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया है। अच्छा। इसके जितने भी प्रावधान हैं वो छोटा कोई टैक्स रिलीफ देने वाला नहीं है, आपको कोई छोटा सा अमाउंट हाथ में देने वाला नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए आपको अमाउंट चाहिए जी, वो काम कर देने वाला है। जी, जैसे अगर स्वास्थ्य की बात कहें जी, तो स्वास्थ्य के लिए हो सकता है कि टैक्स में कुछ वेरिएशन करके, प्रावधान करके जी, जी, कुछ पैसे आपके हाथ में छोड़े जा सकते थे जी, 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 और उससे आप अपने हेल्थ का रख रखाव कर सकते थे। जी। इस बार हेल्थ में 137% जी। ज़्यादा अलॉटमेंट करके, जी, बजट का अलॉटमेंट करके, जी, जी, अनेक नए प्रावधान करके हेल्थ के लिए, आयुष्मान के दायरे को बढ़ा करके, अच्छा बढ़ाया गया। ये सब करके जिन चीज़ों के लिए आपको पैसा चाहिए वो काम ही कर दिया गया। अच्छा, ये बात। उसी तरह आप रेलवे में कुछ फैसिलिटी चाहते हैं। अब रेलवे को फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए, फ्यूचरिस्टिक बनाने के लिए, फ्यूचर रेडी जिसको कहते हैं, ये करने के लिए करीब 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट रेलवे को दिया गया है। अच्छा। जो नॉर्मल फैसिलिटी तो डेवलप करेगा ही, इसको आने वाले समय के लिए रेडी करेगा कि कैसे कंजेशन को कम किया जाए, कैसे डब्बे के वेट को कम किया जाए, जिससे कि डब्बे की संख्या को बढ़ाया जा सके, स्पीड को बढ़ाया जा सके, आदमी के समय को कम लगे, उसका कम बर्बादी हो, और बहुत तरह की अनेक फैसिलिटीज को कैसे डेवलप किया जाए। जैसे रोड कंस्ट्रक्शन के फील्ड में भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा इंफेसिस है। करीब 16 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया गया है। सर, लेकिन एक बात, हम ये तो ठीक है, आप तो अधिकारी हैं, तो सरकारी हिसाब किताब से मैं दर्शकों के लिए कहना चाह रहा हूँ कि आप सरकार से जुड़े हैं तो आप उनकी तारीफ़ करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक जो बेसिक बात है उसको कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो बेसिक बात क्या है कि क्या महंगा क्या सस्ता, जैसे हमारे दर्शक हैं बहुत ही हर तरह के हैं, तो उनको आसानी से बजट पे बहुत समझदारी नहीं हो पाती है, लोगों की बन पाती है। तो हम चाहते हैं कुछ महंगा और कुछ सस्ता। आप कुछ किसान के बारे में बता रहे थे।
देखिए, किसान के केस में अगर देखें तो किसान के इनकम को बढ़ाने के लिए, जी किसान के इनकम को दुगना करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सरकार की मंशा है उस पर जो काम किए जा रहे हैं, तो किसान के इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है। किसान के इनकम को बढ़ाया सिर्फ एक ही तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता है। किसान के इनकम को, चूंकि हम लोग भी किसान के बैकग्राउंड से आते हैं, किसान के इनकम को अगर बढ़ाना है तो सबसे महत्वपूर्ण है कि उसके प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन हो। पर प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या हो कि आज जैसे बिहार के किसान को देखें तो हम लोग का 4-5 प्रोडक्ट ही मेन है। धान है, गेहूं है, मक्का है, थोड़ा आलू ले लें, थोड़ा सा। अब हम लोगों को क्या करना है अगर इनकम बढ़ाना है? हॉर्टिकल्चर की ओर जाना चाहिए, फ्लोरिकल्चर की ओर जाना चाहिए, पीसी कल्चर की ओर जाना चाहिए, वानिकी की तरफ जाना चाहिए। पैसा तो लगेगा इसमें, फिर पैसा तो कम लगेगा। जैसे अगर वानिकी और हॉर्टिकल्चर में जाते हैं, फॉरेस्ट्री में जाते हैं आप, तो आपको एक बार पैसा लगेगा, 25 साल तक पैसा देगा। अच्छा। एक बार पैसा लगेगा, 15 साल तक पैसा देगा। सरकार इसमें कुछ फैसिलिटी दी है कि अगर करना चाहें तो? ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी है। जैसे ऑर्गेनिक खेती के लिए दिया गया है, पॉली हाउस के लिए दिया गया है, इम्प्लीमेंट्स के लिए दिया गया है, जो एग्रीकल्चर के इक्विपमेंट्स है उसके लिए दिया गया है। तो जब तक हम इसको डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, जैसे फिशिकल्चर पर, मतलब मछली पालन पर बहुत जोर दिया गया है। पूरे देश में 5 बड़े बड़े फिशिंग हब बनाए गए हैं। उसको बढ़ाने के लिए कोस्टल क्रॉप प्रोडक्शन पर बहुत जोर दिया गया है। नॉर्मल जो हमारा ट्रेडिशनल वे है उसके बियॉन्ड हम इनकम कहाँ से कर सकते हैं? हम जो नॉर्मल खेती कर रहे हैं उसके साथ थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर करके, थोड़ा सा फॉरेस्ट्री करके, थोड़ा सा ये मछली पालन करके, थोड़ा सा डेयरी करके, थोड़ा सा पोल्ट्री करके इनकम को हम बढ़ा सकते हैं और दुगना और तिगुना कर सकते हैं। मुझे याद है एक बार ऐसे चर्चा में आपने कहा भी था कि खेती बाड़ी से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, तो नवादा, ये बिहार से उस साइड में कहीं आपने 8 हेक्टेयर में कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें आपने ये बताया था कि मौसम के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से बारिश होने लगेगी, उसको पानी उपलब्ध हो जाएगा फसल को, और वो सारी चीज़ें आपने एक बहुत एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे किया। हम लोग कई मित्र मिलके 8 बीघे में पॉली हाउस लगवाए हैं। पॉली हाउस में फ़ायदा ये है कि आपके फसल को एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, एक्सट्रीम विंड का सामना नहीं करना पड़ता है, और उसके क्लाइमेट को हम लोग कुछ हद तक, टोटल नहीं, कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे अगर बहुत गर्मी हो गया तो उसका विंडो खोल दें, फैन को चला दें तो ठंडी हो जाएगी। बहुत ठंडी हो गई तो हम लोग सब कुछ को बंद कर दें तो विंड नहीं चलेगा, थोड़ी गर्म हो जाएगी। तो क्लाइमेट को कुछ हद तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और कंट्रोल क्लाइमेट में बहुत अच्छा फसल हो सकता है। एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। उसको बेचते कैसे हैं वहाँ जो फसल? मार्केट तो है, लेकिन मार्केट को चैनलाइज करने के लिए हम लोगों ने, जो मार्केट में लोग लगे हुए लोग हैं, उनसे हम लोगों ने टाइप कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, जो अभी हो रहा है, जो अभी हो रहा है कानून। आप पहले ये सब एडवांस आप लोग प्लान करके काम कर, जो लोग मार्केटिंग के काम में हैं उनसे ही टाइप कर लिया। खुद मार्केटिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जो मार्केटिंग के काम में उनके लिए आसान काम है ये। तो क्या है ना कि बैक टू बैक का नेटवर्किंग अगर करें हम लोग, मैंने प्रोडक्शन जो कहते हैं कि फ्रॉम फील्ड टू प्लेट और फील्ड टू मार्केट, और इसका जो बैक टू बैक नेटवर्किंग अगर हम लोग सक्सेसफुली करें, सिर्फ अगर इतना कर दें और प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई कर दें, जैसे हम कुछ फल भी लगाए हैं, फूल लगाए हैं, मछली का ही डाले हैं, देसी गाय रखते हैं, सब्जी तो बहुत अपने लिए सिर्फ यूज करते हैं, देसी गाय को हम लोग रखे हैं। तो ये सब कुछ को कंबाइंड कर देते हैं, तो अगर धान और गेहूं से जितना इनकम होता था तो उससे कम से कम 3 से 4 गुना इनकम हो जाता है। अच्छा, तो ये एक अभी सरकार का जोर इसी बात पर है, इसी बात पे है, जो आप लोग पहले से कुछ कुछ करके भी आप, तो ये तो देखने और समझने वाली बात है कि सर जरूर अधिकारी हैं, लेकिन किसानी से जुड़े हैं, परिवार, किसान परिवार से आते हैं, तो कैसे एक एक्सपेरिमेंट करके लोगों को भी समझाया बताया जाए
कि आपके पास जगह ज़मीन है, खेती है, तो कितनी अच्छी इंडस्ट्री आप खड़ा कर सकते हैं। सर वो अभी एक किसान की मैं सुन रहा था कहीं पे, तो उसमें एक जो होती है बात कि सरकार बहुत ज़्यादा लोन का प्रावधान किसानों को कर दिए कि आप चाहें तो इससे लोन ले लें, आप चाहे इससे ले, तो वो किसानों को ये समझा रहे थे कि देखो भाई लोन आपको ज़्यादा मिलेगा तो फिर चुकाने में परेशानी होगी, तो आपका खेत ये चला जाएगा वो चाहे, ये क्या है, ये बरगलाने जैसा है या क्या, इसमें सच्चाई क्या है? देखिए हमारा जो माइंडसेट है, भारत एक बहुत ही धनी देश रहा है। जी। अगर 1700 कुछ ईस्वी से ले लें या 1800 तक ले लें, तो भारत वास्तव में सोने की चिड़िया का देश था। 27% से 23% तक जीडीपी हमारा था, भारत का था। लेकिन दुर्भाग्य से जब हम अंग्रेज यहाँ छोड़े तो यहाँ का जीडीपी 2 और 3% रह गया। तो क्यों था उस समय? हम लोग उस समय लक्ष्मी नारायण के कॉन्सेप्ट पर काम करते थे। क्या ये? हम लोगों को इतना एक्सप्लॉइट किया गया, अब मेंटली इतना डिग्रेड किया गया कि अब हम लोग दरिद्र नारायण के कॉन्सेप्ट पर काम करने लगे हैं। लक्ष्मी नारायण क्या था? लक्ष्मी नारायण मतलब कि संपत्ति अर्जित करना, अच्छा। वेल्थ क्रिएशन वाज ए गुड थिंग, इज ए गुड थिंग। क्रिएटिंग वेल्थ इज ए गुड थिंग। अर्थ धर्मस्य कारणम, अर्थ से ही धर्म होता है। धीरे धीरे हमें इतना गरीब बनाया गया और इसको बताया गया कि गरीब होना अच्छी बात है। जो गरीब होता है बहुत ईमानदार होता है। जो गरीब होता है उसमें भगवान का वास करते हैं। भगवान सब में वास करते हैं, दरिद्र में भी और अमीर में भी। लेकिन अगर आप वेल्थ का क्रिएशन करते हैं, संपत्ति उपार्जित करते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे साधन से, तो आप ज्यादा धर्म का कार्य कर सकते हैं। लोगों को, 1000 लोगों की भलाई आप कर सकते हैं। अगर आप अर्जित ही नहीं करेंगे तो क्या डिवाइड करेंगे? मोटिवेशनल टॉक में एक बात हम कहते भी हैं कि गरीबी में जन्म लेना कोई बुरी बात नहीं है, गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाना गुनाह है। बिल गेट्स हमेशा ही कहते हैं। बिल गेट्स भी इसको तो ये हमारा जो पहले एग्रीकल्चर था, हमारा टेक्सटाइल था, हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट था, इसी से गाइड होता था। हमारा जितना भी टेक्सटाइल और क्राफ्ट था और ये था टॉप क्लास का था, पूरे वर्ल्ड में जाता था। कई कंट्री ने तो अपने पार्लियामेंट जैसे उसमें रिजोल्यूशन पास किए कि लोग का इतना अच्छा काम होता है कि हम लोग के ज्यादा गोल्ड और साधन इंडिया में जा रहे हैं। इतना टॉप क्लास का होता था। मैं आपसे ये कह रहा था कि किसानों को ये जो समझाया जा रहा है कि आपको लोन अधिक से अधिक सरकार दे रही है, मैं उसी पर आ रहा था। कहीं आप फंस न जाए, नहीं देना चुकाना मुश्किल लोन का मनी का सर्कुलेशन इज ऑलवेज ए ग्रेट थिंग। आप लोन लेके उसको यूज करके आप लौटा दें पैसा अगर, तो सिंपली ग्रेट थिंग। बांग्लादेश ने अपने इकोनॉमी को टर्न अराउंड कर दिया। मोहम्मद यूनुस जिनको नोबेल प्राइज मिला, जो ग्रामीण बैंक उन्होंने खोला, वो अपने लोगों को बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर देते थे लोन, बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर, 20% 30% के इंटरेस्ट रेट पर। अच्छा। लेकिन वो लोन 2 दिन में मिलता है और उसका जमा होने की गारंटी होती है। एक छोटा छोटा जो मछली का बिजनेस करता है, जो अमरूद खरीद कर बेचता है, जो फल खरीद कर बेचता है, जो सब्जी खरीद कर बेचता है, उसको अगर तत्काल तुरंत लोन मिल जाए तो वो अपने उत्पादन में 50% कमाई कर सकता है। तो उसके लिए 10%, 5%, 12% का इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं है। लेकिन अगर वो टाइमली मिले और उसको टाइमली यूज कर ले तो उससे कुछ भी कर सकता है। और उसका क्लासिक एग्जाम्पल बांग्लादेश है। नहीं मिलेगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। अगर टाइम पर नहीं मिला, जो लोन मिलना चाहिए 24 घंटा में, अगर कोई आदमी सपोज ट्रेन से को बहुत अमरूद उतर रहा है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और उसको लेके कॉलोनी कॉलोनी बेचना है उसको, तो उसको एक ठेला के लिए और अमरूद के लिए चाहिए 10,000 का लोन। उसको आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, तब तो फायदेमंद है। 10 दिन बाद मिलेगा तो कोई फायदे का चीज नहीं है। लेकिन 3 दिन के अंदर उसको लोन मिल जाए तो उसको अगर 20% का भी इंटरेस्ट है तो उसको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि उसको 50% का प्रॉफिट होगा। नहीं, बात तो सही है। तो ये है कि कैसा सर्कुलेट करते हैं पैसा को।
यानी सुविधा दे रही है सरकार तो उसको गलत तरीके से इम्प्लीमेंट न किया जाए, बल्कि उसको अच्छा माना जाए कि ये एक सुविधा आपको दे रही है कि अपने थॉट प्रोसेस में, अपने कल्चर में, अपने लाने की जरूरत है। और ये सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि अच्छे तरीके से, अच्छे साधन से वेल्थ का क्रिएशन, संपत्ति का उपार्जन कोई बुरी चीज नहीं है, ये अच्छी चीज है, ये इसमें अधार्मिक कुछ भी नहीं है। सर एक बात और आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे, मतलब आम लोगों की बात हम कर रहे हैं, जैसे कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें इस चक्कर में महंगी भी हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे पेट्रोल की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये है कि निजीकरण का मामला उठ रहा है कि हर सरकार हर चीज़ को निजीकरण करने में लगी हुई है, ये इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरकारी पॉलिसी की बात तो सरकार की बात है, उस पर तो हम कमेंट करने के लायक नहीं है, उसके योग्यता न योग्यता है स्थान हमारा है। लेकिन अगर अपनी समझ की बात कहें, आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने से, ब्रश करने से, सब्जी खरीदने से, अंडा खरीदने से, स्नान करने से, ऑफिस आने से अगर देखेंगे तो आप अपने जीवन में जितना काम करते हैं उसमें 95% काम जो होता है निजी क्षेत्र के लोग करते हैं। आप दूध लाते हैं, आप अंडा लाते हैं, आप ब्रेड लाते हैं, आप खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, आप स्कूटर चलाते हैं, पेट्रोल भरते हैं। इसमें कौन चीज़ है जो निजी क्षेत्र का नहीं है? निजी क्षेत्र हमारा बहुत अपना क्षेत्र है, उसको चलाने वाले हमारे भारत के लोग हैं, भारतीय हैं। इससे विरोध क्यों हमारा रहेगा? निजी क्षेत्र अच्छा से चले, सुचिता से चले, अकाउंटेबिलिटी उसकी हो, उसमें दक्षता हो, उसमें एफिशिएंसी हो, इसको जितना अच्छा से ज्यादा करें। पर इसका विरोध क्यों? निजी क्षेत्र चलाने वाले भी तो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे चाचा दादा काका सब हैं, उससे विरोध किस बात का? यानी समय सरकार चलाए या निजी क्षेत्र चलाए, सुचिता होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल गुड गवर्नेंस अच्छा होना चाहिए। निजी क्षेत्र में क्या बुराई है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो निजी हो या सरकारी, जो व्यवस्था है वो बेहतर होनी चाहिए, और समय के अनुसार अगर कोई व्यवस्था बदलने की हो तो हम बदल सकते हैं। तो आप देख रहे हैं मॉर न्यूज़ 18। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम फिर आपसे बातचीत अनिल सर से जारी रखेंगे। आप देखते रहिए मॉर न्यूज़ 18। धन्यवाद। रेशम है ना। तो ब्रेक के बाद फिर से हमारा स्वागत है आपका अनिल सर मॉर न्यूज़ 18 में। तो हम लोग बजट पे बात कर रहे थे, अच्छी बातचीत हमारी हो रही थी। कुछ अगर आप एक्स्ट्रा कुछ बताना चाहें तो आप बताएं, लेकिन चूंकि हम आप डाक विभाग की बात चाहते हैं कर लें, थोड़ा पोस्ट ऑफिस की बात कर लें, थोड़ा बैंकिंग की बात कर लें, बजट की बात कर लें। क्या कुछ इस बजट में खास आप बताने जा रहे हैं हमारे दर्शकों को? नहीं, बजट तो मैं बताया कि ये बजट जो है ये समृद्धि पर इम्फेसिस किया है, समृद्धि पर बहुत जोर दिया है। नहीं, डाक और बजट को देखिए, डाकघर का, डाकघर एक सेवा का क्षेत्र है, और कोई भी सेवा का क्षेत्र हो, चाहे डाकघर हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे कोई भी सेवा का क्षेत्र हो, वो तब ज्यादा बढ़ता है जब आपके देश में, आपके समाज में, आपके राज्य में विकास होता है। जितना विकास होगा, जितना ट्रांजैक्शन बढ़ेगा, जितना अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, डाकघर का काम उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि उतना ही आपके ट्रांजैक्शंस होंगे, एक्नॉलेजमेंट जाएंगे, पत्र जाएंगे, उतना ही पैसा का लेन देन होगा, वैसा ही उतना ही पैसा का ट्रांसफर होगा, उतना ही पार्सल लोग भेजेंगे, लाएंगे। तो जब देश का विकास होगा या एक इकोनॉमी का विकास होगा तो नेचुरली डाकघर का विकास हो जाएगा, और उसके साथ डाकघर को भी कदम से कदम मिला के चलना होगा। डाकघर कुछ नया इस बार है करने के लिए, या डाकघर में सुन रहे हैं कि पैसा बहुत जल्दी पैसा बढ़ जाता है, और ऐसी कोई स्कीम अगर कुछ हमारे दर्शकों को डाकघर थोड़ा पैसा जमा, डाकघर धीरे धीरे अगर गौर करेंगे तो धीरे धीरे ये सेवाओं का सुपर मार्केट होता जा रहा है। अच्छा। एकदम सेवाओं का आधुनिक मॉल बनता जा रहा है।
आप जितनी भी सर्विस की कल्पना करें, पासपोर्ट बनवाना हो, आधार बनवाना हो, गंगा जल लेना हो, एलईडी बल्ब लेना हो, कोरोना से बचने के जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी उपाय हैं, वो लेना हो, उसको जानना हो, पैसा का ट्रांसफर करवाना हो, पैसा मंगवाना हो, पैसा जमा करना हो, टीडी करना हो, आरडी करना हो, एमआईएस करना हो, इंश्योरेंस करना हो, आप सोचिए कुछ भी। अभी हाल में हम लोग ने कोरोना के समय में लीची घर घर तक पहुंचाया। अच्छा। अभी संक्रांति के पहले हम लोग ने तिलकुट घर घर तक पहुंचाया। सुना है कि कुछ अच्छा चीज बना रहे हैं आप, तो आप संपर्क कर सकते हैं डाकघर से। कोई भी हमारे जितने भी कारीगर बंधु हैं, जितने भी हमारे इंटरप्रेन्योर बंधु हैं, जितने भी हमारे स्टार्टअप्स लोग चला रहे हैं, जिनको प्रोडक्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, बी से बिजनेस से कस्टमर, B2C या B2B, बिजनेस टू बिजनेस भेजना है, वी आर फॉर देम, हम लोग उनके लिए साथ खड़े हैं। और हमारी पूरी की पूरी व्यवस्था अब टेक्नोलॉजी आधारित है। 100% हमारे पोस्ट ऑफिस ऑनलाइन है, CBS पर है। जानकर खुशी होगी कि पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा CBS नेटवर्क डाकघर है सर। 1,55,000। एक चीज़ सर हम जानना चाहेंगे, एक स्कीम आप बता रहे थे जिसमें पैसा जमा करने से बहुत तेजी से ग्रोथ हो रहा है। तेजी से एक कोई स्कीम मुझे आप बताया था आपने मुझे। कई स्कीम है। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं PPF का, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जिसमें कि आप 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं, क्योंकि 80C में 1.5 लाख तक ही बेनिफिट मिलता है। अगर आप 1.5 लाख रुपया पर एनम जमा करेंगे हर साल, तो 15 साल का इसका पीरियड है, तो 15 साल में आपको करीब 44 लाख रुपया मिलेगा। 5 साल एक्सटेंड कर देंगे तो करीब 66-67 लाख मिलेगा। अच्छा। 20 साल में पैसा तो कम। 25 साल करेंगे, 25 साल अगर कर देंगे तो 1,06,7 लाख रुपया मिलेगा। एग्जैक्ट में थोड़ा अंतर पड़ेगा, क्योंकि बढ़ता घटता रहता है इंटरेस्ट रेट। और अगर और 5 साल बढ़ा दें, यानी 30 साल कर देंगे, तो 1,54 लाख मिलेगा। जबकि पैसा तो कम ही जमा होगा, बहुत कम जमा हुआ। और 30 साल क्यों करें? क्योंकि 30 साल जनरल प्रोडक्टिविटी टाइम रहता है। 30 साल जनरली नौकरी करते हैं। हम लोग 25 साल में शुरू करें तो 35 साल, और 30 साल में शुरू करें 30 साल, और 5 साल और बढ़ा दें तो करीब 2 करोड़ रुपया मिलता है। यानी सालाना आप कह रहे हैं 1.5 लाख? सालाना 1.5 लाख। सालाना 1.5 लाख इसलिए कर रहे हैं तो कि 1.5 लाख पर आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है। यानी तो 30 साल अगर करें भी आपके अनुसार, तो 45 लाख जमा होगा। 45 लाख आपको मिलेगा करीब 1,54 लाख, मतलब करोड़, वही 1 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास। तो ऐसा क्यों होता है? ये कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, जिसको 8th वंडर भी, आइंस्टीन इसको 8th वंडर कहते थे, कि जो कंपाउंडिंग को जानेगा उसका फायदा उठाएगा, जो नहीं जानेगा उस लॉस में रहेगा। उसमें एक छोटी सी कहानी मैं कहता हूँ, बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत इसको एक्सप्लेन करता है। कि एक राजा थे, चेस खेल रहे थे। उसी समय कोई आए साधु, उन्होंने कुछ कहा जिस पर खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि जो मांगना है मांगिए। तो उन्होंने कहा सिर्फ 2 दाना चावल चाहिए। कहा 2 दाना? व्हाट इज 2 दाना? आप जब चाहिए ले लीजिए। कहा हुजूर, आप जैसे चेस पर रखे हैं तो पहला में 2 दाना, दूसरा में 4 दाना, तीसरा में 8 दाना, उसके बाद 16 दाना, उसके बाद 32 दाना। जितना दाना अंतिम खांचा में होगा उतना चावल चाहिए। तो कितना खांचा होता है चेस में? 64 खांचा होता है। तो जब 64 खांचा तक पहुंचते हैं तो ये मिलियंस में, टन में होगा, मिलियन टन में। कैसे होता है? दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये कि कैसे जैसे ही पीरियड बढ़ता है तो आपका मनी जंप करता है। यानी कि आप पैसा है, आप कमा रहे हैं, 2 पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस एक बहुत प्रतिष्ठित और बहुत भरोसेमंद संस्था है। ऐसा भी नहीं है कि भारत सरकार की गारंटी के साथ है। तो आप समझिए कि महज 10-12 हज़ार का मामला है। पर मंथ भी अगर जोड़ लीजिए, कुछ पैसे गुल्लक में भी रखेंगे तो 1.5 लाख रुपया आप चाहेंगे मकसद बड़ा टैक्स का बेनिफिट मिलेगा आपको उस पर। बड़ा मकसद बनाने के लिए एक सोच बनाने की ज़रूरत है। मेहनत करेंगे, कमाएंगे और धीरे धीरे थोड़ी सी इकट्ठा कर लेंगे, तो किसी बच्चे के लिए, किसी अपनों लिए एक समय में 1.5 करोड़ का अमाउंट अगर आएगा तो एक बहुत बड़ा आप अपना जिंदगी का रिटायरमेंट के बाद पूरा कर सकते हैं। आप बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। पैसा रहता है तो थोड़ा शरीर का हार्मोन्स भी अच्छा ताजा रहता है। हाँ, आप यू हैव सिक्योरिटी ना। मैंने कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इंश्योरेंस। मन मिजाज थोड़ा प्रसन्न रहता है।
नहीं तो पैसे के लेके नयन चीज एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि आप धनी कब होते हैं? आप पैसा कमाने के लिए जब कमाते हैं जी जी, तो आप धनी नहीं है। अच्छा अच्छा आप धनी तब होते हैं जब आपका पैसा आपके लिए पैसा कमाता है, अच्छा, तब धनी हो गए। थोड़ा और इसको विस्तार से। जैसे आपने जैसे एक स्कीम में बताया, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, इस पर हम लोग अलग से पूरे कर ले, एक कर ले, घंटा बात हाँ, कर सकते हैं। जी, जी, जी। लेकिन एक स्कीम बताया हमने पीपीएफ। पीपीएफ में आप पैसा जमा कर दिए 1.5 लाख रुपया, और आप सोए हुए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं उसके लिए। 30 साल के बाद आपको 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया मिलेगा। आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बट 1.25 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। और आप 10, 12, 15, 20 हजार 50 हजार रुपये कमाने के लिए दिन भर दौड़ रहे हैं, तो आप तब तक रीच नहीं होते हैं जब तक कि आपका पैसा आपके लिए कमाना शुरू नहीं करता है। आप आराम करते रहें, आपका पैसा आपके लिए कमाना शुरू करे। पैसे की उपयोगिता भी आपको समझ कैसे प्लेस करें पैसा को, पैसे प्लेस करें, मैनेजमेंट, हाँ, प्रबंधन, हाँ। तो ये सारी बातें भी हैं। कमाइए जरूर और खूब कमाइए, खूब मेहनत करिए। अनिल सर हैं एक तरह से ये आप कह सकते हैं, अगर कोई बिजनेस समझ में नहीं आ रहा, बहुत सारी बातें, तो एक प्रबंधक की तरह आपकी मदद भी कर सकते हैं। क्या सर? जरूर कर सकते हैं, खास करके इन्वेस्टमेंट में करना हो तो मैं बता सलाह सकता हूं ले कि सकते हैं। जी, एक बेहतर सलाहकार के रूप में आपके काम आ सकते हैं। 24/7 इनकी सेवा रहती है। अधिकारी होते हुए भी अपनी सेवा देते हैं सरकार को और जनता को, और अतिरिक्त भी आप इनसे चीज़ें संपर्क कर सकते हैं। इरादे होने चाहिए, ज़रूरत पर हर कोई आपके काम आएगा। और हम इसलिए भी आपको अनिल कुमार जी पोस्ट मास्टर जनरल हैं, बिहार से हैं, और बहुत अच्छी बातें हमारे हो रही है। हम इनसे बराबर आपके लिए कुछ न कुछ टॉक करते रहेंगे। लेकिन एक चलते चलते सर, हम आपसे आपके एक शौक़ के बारे में भी जानना का मुझे शौक़ था। एक किसान आंदोलन है, बस 2 लाइन चाहेंगे कि इसको किस रूप में देखते हैं, क्या ये है, मतलब कैसे क्या होगा? बड़ा उलझा हुआ देश। किसान आंदोलन जो भी आज की तारीख में है, जी जी जी, और सरकार के जो अभी पॉलिसी है, जी जी, मेरी समझ से जो सरकार की आज की तारीख में जो पॉलिसी है, उसके विरोध में क्यों आंदोलन करने की जरूरत है, मैं नहीं समझ सकता हूँ। क्योंकि अगर कोई जानते हैं कि तीनों लॉ क्या है, तो जैसे एक लॉ में एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, पराली जलाने से मनाही है कि इन्वायरमेंट को खराब करता है। आप इसके विरुद्ध में कैसे कर सकते हैं आंदोलन, जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, उनके जीवन को 10 साल घटा दे रहा है। दिल्ली में या दिल्ली के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, अधिकतर लोग ब्रोंकाइटिस के या पल्मोनरी डिजीज के, वो भी कहा कि चलो ठीक है भाई, अब कर लो। चूंकि अपने देश के लोग हैं तो मानना अलग बात है, लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में उसमें बात है। कैसे इसके अगेंस्ट में हम जा सकते हैं? अपने ही देश के अगेंस्ट में कैसे जा सकते हैं? और एक सर, अभी आपने कल परसों बहुत विवाद देखा कि दुनिया भर के जो कुछ हैं सेलिब्रिटी टाइप जो कहला रहे हैं, रिहाना का नाम भी आया उस पर, उसके बाद कई देश के जो है सेलिब्रिटी उछाले किसान को टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, नेट क्यों काटा जा रहा है, आंदोलन को सपोर्ट करने लगे। फिर यहाँ के भी जो लता मंगेशकर हैं, सचिन हैं, अक्षय कुमार वगैरह, इन लोगों ने भी कहा कि नहीं, हमारे देश के दखल नहीं। तो ये जो एक मोनोपोली वर्ल्ड लेवल पे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ एक तो देखिए, एक तो मेरी समझ जो है कि रिहाना जैसे लोगों को, रिहाना बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं, 100 मिलियन सुनते हैं उनका फॉलोवर है, बट उनका फॉलोवर किस लिए है? एज ए सिंगर सी कैन नॉट बिकम ए एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। वही तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट का एक्सपर्ट ओपिनियन देना उनके लिए कितना वाजिब है, मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर कहीं के बारे में आप कमेंट दे रहे हैं तो उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय को पत्र जारी करना पड़ा, इसके जरूरी था ये। कोई भी लोग भारत के बारे में, ऐसी हजारों घटनाएं हजारों देश में हो रही है, उस पर आप नहीं बोल रहे हैं। भारत में ये घटना
जितना बढ़ा चढ़ा करके देखा जा रहा है उतनी बड़ी घटना है नहीं। और भारत की एक हर छोटी बड़ी घटना पर आप कमेंट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहीं न कहीं अब भारत विरोधी जुगलबंदी है। इसमें कहाँ कौन कितने स्तर तक शामिल है ये हम लोग के पहुंच से बाहर की बात है। लेकिन जब इससे बहुत ही विभत्स घटनाएं, ये तो कुछ नहीं है, इसमें तो कोई विभत्सता है नहीं। पूरे किसानों को दिल्ली आने का मौका दिया गया, लोग दिल्ली आए, उसमें से एक वर्ग जो है कुछ मैंने कुछ ऐसा भी कर गए जो नहीं करना चाहिए, खास करके 26 जनवरी के दिन। तो इतनी छूट जिनको दी गई हो, आंदोलन करने की छूट दी गई है। हमारे इर्द गिर्द में चारों तरफ ऐसे देश हैं जहां पर 5 आदमी को भी आंदोलन करने का इजाजत नहीं है, 5 आदमी को नारा लगाने का इजाजत नहीं है, पोस्ट करने का इजाजत नहीं है। अली बाबा जैसी कंपनी का मालिक एक शासन प्रशासन के बारे में बात करता है तो गायब हो जाता है, उसके बारे में आपका मुंह नहीं खुलता है। और जहां 70 दिन से 80 दिन से लोग लगे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उसको देश फेस कर रही है, जबकि बहुत इनकन्वीनियंस हो रहा है कि देखिए आपका आंदोलन करने का राइट है, बट वहां के लोगों को भी जीने का राइट है, दोनों को साथ चलना होगा ना। तो फिर भी आपको इतना मौका दिया गया तो आप इतना चीज बात कर रहे हैं, वापस लेने पे अड़े हुए हैं। और ये देखना होगा कि अब जो भी आंदोलन में हैं, उसके मुखिया हैं या जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनके क्या रुख होते हैं। वो ये भी बात कह रहे हैं कि सरकार को झुकने नहीं दूंगा, पीएम को झुकने नहीं दूंगा। बहुत सारी बातें अच्छी भी हो रही है, लेकिन अच्छी ही चीज़ें हों। देश पूरा देख रहा है, पूरी दुनिया इस पे कमेंट कर रही है, देश के लिए भी अच्छी बात नहीं है। और बिल्कुल एक फंसा सा मामला लगता है, तो ये जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो ये मामला। और कोई भी सरकार हम नहीं चाहते हैं कि किसान के विरोध में कुछ करेगी सर, ऐसा तो हमको नहीं लगता। चाहे ये सरकार हो या वो सरकार हो, कोई भी सरकार, हाँ, ऐसा तो हमको नहीं कोई लगता। भी देश का अपना सरकार, ये तो एक बना करके आप कहानी कर सकते हैं। हाँ, कहीं हो सकता है कुछ कमी है तो उसको बातचीत करके, जैसे बार बार उनको बातचीत करने का मौका दिया जा रहा है, तो उसको आप जिस चीज को कुछ ठीक करवाना चाहते हैं करवा लीजिए। लेकिन अपना ही सरकार अपने लोगों के विरुद्ध में, ये तो बियॉन्ड कल्पना है। ये जबरदस्ती कहानी गढ़ी जाए तो अलग बात है। अब बहुत सारी बातें सर कल्पनाओं पे निर्भर है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा आपको तो इतना मौका दिया जा रहा है, कुछ ठीक करवाना है ठीक करवा लें। तो वो मुझे लगता है कि हम सबको किसान हमारे अपने हैं, और जो विरोध कर रहे हैं या जिनको लगता है बिल में कुछ है फॉल्ट और उसको वापस लिया जाए, उनके अपने तर्क होंगे। अच्छी बात है, हम सब उनके साथ हैं। और जो समर्थन कर रहे हैं, जो विरोध, हर तरह के अपनी व्यू हैं। और हमारे चैनल का ये कोई मकसद नहीं है कि आप कुछ कर रहे हैं तो हम उस पर कुछ करें, कमेंट करें। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि देश हमारा फंसा हुआ ज़रूर है। सरकार और आप जो आंदोलनकारी हैं, उनकी दोनों के बीच कुछ ऐसी बातें हो जाएं जिससे कि देश इन सब झंझटों से अलग होके फिर आगे बढ़े। दुनिया कमेंट कर रही है, ये अच्छी बात नहीं है। अपने ही घर के अंदर 26 जनवरी को जहां झंडे की जगह है वहां कुछ और हो जा रहा है। तो ये सब शर्म की बात है, और किसी भी नागरिक के लिए शर्म की बात है, कोई इसे पसंद नहीं करेगा। तो अनिल सर, आपने मॉर्निंग न्यूज़ 18 के साथ बहुत अच्छी बातें शेयर की, और हम आगे भी चाहेंगे कि एक दिन आप पूरे स्कीम पे बात करें, कुछ मोटिवेशनल। चलते चलते कोई गीत वगैरह आपको कोई शौक? बहुत धन्यवाद। कोई शौक वगैरह, संगीत वगैरह? नहीं, संगीत का कोई शौक नहीं है। शौक मनोरंजन है भी तो ऐसा नहीं जिसको कि हम लोग कैमरे पर नहीं, शेयर कर सकें। मनोरंजन से संबंधित कुछ, आप चूँकि बजट में मनोरंजन से को भी लेकर है बहुत सारी बातें। जैसे योगी जी ने वहाँ पे फिल्म सिटी वगैरह बनाया है, तो मनोरंजन भी तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। मनोरंजन भी इम्पोर्टेंट है, मनोरंजन के द्वारा भी विकास के रास्ते खुलते हैं। और बहुत, आप अगर बॉम्बे को देखेंगे तो मनोरंजन उसका एक इम्पोर्टेंट पिलर है। फिल्म सिटी और फिल्मडम जो बॉलीवुड है, उसका इम्पोर्टेंट पिलर है बॉम्बे का। तो बने रहिए मॉर्निंग न्यूज़ 18 के साथ, ऐसी ही हस्तियों से हम आपको मुलाकात करवाते रहेंगे। देखते रहिए मॉर्निंग न्यूज़ 18, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। रेशम है ना